Hello guys, this is Monica, your study partner. Today our topic of study is company law. What is company? The first question arises in our mind when we start study about company law is what is company? Why the company word is formed? Okay, let me tell you. In हिंदी में समझाऊँ या इंग्लिश में? आई गेस इंग्लिश में समझाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश ओनली. Okay, first our topic is what is company. The word company is was to be formed because of the changing pattern of trade and commerce in today's world. There have occurred significant changes in the means of production. आज कल के टाइम में इतना ज़्यादा वास्ट हो गया है ट्रेड और कॉमर्स कि हम बहुत छोटे लेवल पे स्टक नहीं रह सकते. हमें जो मार्केट है, नॉट इवन गुड्स सर्विसेज आर नॉट लोकलाइज्ड एनी मोर, दे हैव बिकम नेशनल और इंटरनेशनल. अब आप खुद देखो, आजकल बहुत सी कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही हैं. ये बहुत सारी चीज़ें सिर्फ नेशनल लेवल पे तो, लोकल लेवल पे तो रह ही नहीं गई है. हर चीज़ इतनी वास्ट हो गई है, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है. तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केट भी एक्सपेंड करनी पड़ेगी ना, बिगर स्केल पे जाने के लिए. तो उसके लिए विच रिक्वायर्ड ट्रिमेंडियस इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल. अब उसके लिए पैसे चाहिए होंगे. अब अगर जैसे पहले क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, एक अकेला सोल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर? ओनली वन पर्सन इज़ द ओनर इन द सोल प्रोप्राइटर्स. they invested their capital and earn the profit and losses with himself only. तो अब अगर एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास कैपिटल भी लिमिटेड होगी और रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे. और अगर दो तीन इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक अगर आप कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एक स्टार्ट करोगे तो आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी. अगर एक के पास पैसे भी लिमिटेड होते हैं, कैपिटल भी लिमिटेड होती है. अगर आप 3-4 मिल के करते हैं तो आपको फंड्स भी मिल जाते हैं, उसमें आपको बेनिफिट. उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. लेट्स वी स्टिक ऑन दिस चैप्टर ओनली नाउ. तो हमें उसके लिए कंपनी की ज़रूरत थी जो बहुत कम इंडिविजुअल से तो नहीं हो पा सकती थी. तो इसके लिए दिस गिव बर्थ टू द कंसेप्ट ऑफ कंपनीज़, और उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज फॉर्म की गई. अब बहुत टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप की है. फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. जब आप नोट्स बनाओगे तो ये ऑन द बेसिस ऑफ आप लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी और अदर कंपनीज़. अदर कंपनीज़ में भी कई सारी कंपनीज़ आ जाती हैं, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज़, डिफंक्ट कंपनीज़, अनरजिस्टर्ड कंपनी और इलीगल एसोसिएशन, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, फाइनेंस कंपनीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फेरा कंपनीज़, चैरिटेबल कंपनीज़ और वन पर्सन कंपनी. देयर आर मैनी टाइप ऑफ कंपनीज़ which are under other companies. Okay, now we discuss about the classification on the basis of incorporation. इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमारी 3 तरह की कंपनीज आती हैं: चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी. ओके, लेट बी डिस्कस इन डिटेल. चार्टर्ड कंपनी. व्हाट इज़ चार्टर्ड कंपनी? आपको अब नाम से ही लग रहा होगा कि चार्टर्ड, जैसे रॉयल चार्टर हो गया, ये हो गया, तो ये थोड़ी रॉयल लेवल की लग रही है. यस, ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है कंपनी का. ये बहुत टाइम पहले बनाई जाती थी ऐसी कंपनीज. कोई सेलेक्टेड अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द मार्केट. तो इसके लिए लोकल अथॉरिटीज़ इसे फॉर्म करती थी, लाइक लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम रीजन और ऑगमेंटिंग द मिलिट्री पावर ऑफ द स्टेट. These company were formed by the royal charter, that is at the express order of king or queen. जैसे कोई राजा रानी ऐसे हो गए, इनके ऑर्डर पे ये कंपनीज फॉर्म करी जाती थी और ये रॉयल टाइप की कंपनीज होती थी. जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 में फॉर्म की गई. बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 और
जो सबसे बड़ी बात क्या है चार्टर कंपनी की, जो इसके मेंबर्स हैं दे आर नॉट लाइबल टू पे एनी डेट ऑफ द कंपनी। समझ आया आपको? चार्टर कंपनी का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट कह लो या इसकी डीमेरिट कह लो, इसकी यही थी कि जो इसके मेंबर्स थे उनके ऊपर कोई डेट की लायबिलिटी नहीं थी और वो अनलिमिटेड राइट्स एंजॉय करते थे और उन्हें कंपनी पे अनलिमिटेड राइट्स होते थे। आजकल तो कंपनी लिमिटेड हो गई है ना, जिसके जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी उतना ही राइट होता है। बट उस टाइम पे क्या होता था, जो रॉयल चार्टर्ड कंपनीज होती थी उसमें एक तो उनको डेट का कोई परेशानी नहीं होती थी, दूसरा वो अनलिमिटेड राइट्स एंजॉय करते थे एंड हैड अ वास्ट फील्ड ऑफ एक्टिविटी। सच कंपनीज आर नॉट प्रिलेवलेंट इन इंडिया टुडे। आजकल इंडिया में ऐसी कंपनीज नहीं बनाई जाती। इंडिया में ये कंपनीज ना बनाते थे पहले, ना अब बनाते हैं। रॉयल चार्टर्ड कंपनीज है, किंग और क्वीन के ऑर्डर पे बनती थी ये और उन्हीं का ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। नेक्स्ट आ गई हमारी स्टैट्यूटरी कंपनीज। अब स्टैट्यूटरी का मतलब पता चल रहा है जैसे कि कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बन गई, इस टाइप की कंपनीज। दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर। ये जैसे पार्लियामेंट में कोई मेंबर्स हैं या स्टेट के थ्रू ये लोग ये कंपनी फॉर्म करते थे। ईच सच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय इन अ सेपरेट एक्ट। सच कंपनीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज। जो एक स्पेशल एक्ट के अंडर बनाई जाती थी वो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती थी। एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का अपना रूल है, रिजर्व बैंक इज़ बैंक्स ऑफ बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। इनकेस अगर कुछ भी मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी वाली कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनीज होती थी। अब चार्टेड कंपनी का क्या था? चार्टेड कंपनी किंग और क्वीन या ऐसी वाली लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के ऑर्डर पे बनाई जाती थी। ये इंडिया में नहीं बनाई जाती, ना ही इंडिया में अब इनका कोई भी एग्जिस्टेंस है। और सबसे बड़ा इनको सिग्निफिकेंट कह लो या इनसिग्निफिकेंट कह लो, इसका यही था कि इसके जो मेंबर्स थे उनको डेट की कोई लायबिलिटी नहीं थी। चार्टेड कंपनी के अनलिमिटेड राइट्स एंजॉय करते थे, सब कुछ उनके हाथों में होता था। अब स्टैट्यूटरी कंपनी में क्या होता है, एक बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है ये। इसका भी ये हिसाब है कि ये एक सेपरेट एक्ट है, उसके थ्रू बनाई जाती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो उसका खुद का बैंक्स का रूल है। रिजर्व बैंक हो गया, ये सब जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया। द वर्ड लिमिटेड इज़ नॉट यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सच कंपनीज इवन थ्रो देयर लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड। सबसे बड़ी बात आप देखिए, जैसे हम कह देते हैं कि अगर पीछे लिमिटेड लगा हुआ है तब उनके शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं है। जो ये स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं इनके पीछे लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं होता, इवन थ्रो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। लिमिटेड लायबिलिटी के बेस्ड पे ही है ये, बट इनके पीछे लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं होता। दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग और कंट्रोलिंग एन एक्टिविटी विच इज़ प्रॉफिटेबल टू द कंट्री। ये इसलिए बनाई गई कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनीज ताकि जो स्टेट है या उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करा जाए, प्रॉफिटेबल रहे जो कंट्री के लिए। जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, ज़्यादा आसानी से प्राइवेट हैंड्स में नहीं देती अपनी कंपनीज, और इफ़ लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स इज़ लाइकली टू डैमेज द नेशनल इंटरेस्ट। उन्हें लगता था पहले कि अगर हमने प्राइवेटली दिया तो नेशनल इंटरेस्ट डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग ऐसे सेपरेट एक्ट बना के कंपनीज फॉर्म कर देते थे। रिमेंबर, इनके पीछे लिमिटेड वर्ड नहीं लगता, पर इनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। द स्पेशल पावर प्रोविज़न अंडर विच दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड ऑल्सो डिफाइंड देयर राइट्स एंड स्पेयर ऑफ एक्टिविटी। इसमें सबके राइट्स और एक्टिविटी सब कुछ मेंशन होता है।
The provision of the Companies Act are applicable to the companies in so far as these provisions are not contrary to the provision of separate act under which the companies are formed. और जो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल तो होते हैं, बट जो स्पेशल एक्ट के अंडर प्रोविज़न है वो उन्हें कॉन्ट्रे नहीं कर सकते। जैसे कोई भी कंपनीज़ है वो किसी एक्ट के अंडर ही फॉर्म होती हैं, वो एक्ट प्रॉपर उसमें ही डिफ़ाइन होता है क्या इसके लाइबिलिटीज़ रहेंगी, क्या इसका शेयर, क्या कुछ भी जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। रिमेंबर द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट are applicable to the company in so far as these provisions are not contrary to the provision of the special act under which the companies are formed. तो जो कंपनीज एक्ट के अंडर ये कंपनीज बनी हैं वो इस बात का ध्यान रखते थे कि वो स्पेशल एक्ट के प्रोविज़न को कॉन्ट्रे ना करें। थर्ड वन इज़ रजिस्टर्ड कंपनीज। such incorporation of companies is quite common. Companies incorporated under the Indian Companies Act 2013 or any earlier act fall under these category. रजिस्टर्ड कंपनी हर वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में आती है। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता रहा बहुत टाइम तक, उसमें अमेंडमेंट्स चलती रही। 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 आया। दीज आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनीज। Some companies, even though incorporated under the Companies Act, are also governed for most operative matters by the provision of their special acts, like Banking Companies Act 1949, Insurance Act 1938। मतलब कि ये सारी रजिस्टर्ड कंपनीज है जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में आएगी। Some companies even though incorporated under the Companies Act, even जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉर्म हुई हैं, बनाई गई हैं, वो अपने प्रोविज़न भी फॉलो करती हैं सेपरेट एक्ट्स के। जैसे बैंकिंग एक्ट है, बैंकिंग कंपनी है कोई, वो बनाई तो बैंक है, बैंक बनाया तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही गया ना, या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था 1956, पर वो अपने स्पेशल एक्ट्स फॉलो करते हैं, स्पेशल प्रोविज़न फॉलो करते हैं। जैसे बैंकिंग कंपनी एक्ट है 1949, इंश्योरेंस एक्ट है 1938, तो वो दोनों को यूज़ करते हैं, दोनों फॉलो करते हैं। द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर गवर्नड बाय द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट और द स्पेशल एक्ट्स अंडर विच दे आर इनकॉर्पोरेटेड। जितने भी राइट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं मेंबर्स की, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफ़ाइन होती हैं। वो जिस हिसाब से भी कंपनी खोलेंगे, प्राइवेट लिमिटेड खोलते हैं या कोई भी खोलते हैं, तो वो उसके सब कुछ लिखा होता है कंपनीज एक्ट में और स्पेशल एक्ट में। जैसे मैंने आपको अभी बताया, स्पेशल एक्ट लाइक बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, इंश्योरेंस एक्ट 1938। दीज कंपनीज कैन बी प्राइवेट एज वेल एज़ पब्लिक। ये कंपनीज प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं। अगर आपको इस सारे में जो मैंने अभी आपको आज समझाया उसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कुछ ना समझ आए हो, लेट मी समराइज़ यू। मैं आपको समराइज़ करती हूँ। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती थी, एक बंदा इन्वेस्ट करता था, वही प्रॉफिट खाता था, वही लॉसेस लेता था। उसके बाद जब मार्केट वाइड हुई, नेशनल लेवल पे गई, इंटरनेशनल लेवल पे गई, तो हमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लग गई। तो उसके बेसिस पे हमने फिर उसके बेसिस पे कंपनी वर्ड फॉर्म हुआ कि कंपनी बनानी चाहिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन सी कंपनीज़ है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओनरशिप, नेशनैलिटी, अदर कंपनीज़। फिर मैंने जो आपको आज समझाया वो है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चार्टेड कंपनीज़, ये 3 तरह की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस पे 3 तरह की हैं, चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टेड कंपनी कौन सी? चार्टेड कंपनी जो रॉयल चार्टर या रॉयल किंग और क्वीन बनाते थे, वो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बनाते थे। इंडिया में नहीं प्रेवलेंट होती है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट कह लो, नुकसान कह लो, यही है कि इसमें लायबिलिटी उनको लायबिलिटी कुछ नहीं होती थी डेट की, और वो राइट्स अनलिमिटेड वास्ट राइट इन्जॉय करते थे। स्टैट्यूटरी कंपनी, ये स्टेट बनाता है अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए,
और कि प्राइवेट हैंड्स में ना जाए। उनको ऐसा लगता था कि अगर गवर्नमेंट की कोई चीज़ प्राइवेट में जाएगी तो वो नेशनल इंटरेस्ट को हार्म पहुंचा सकते हैं। ये कंट्री की इंटरेस्ट में बनाते थे कि हमारी कंट्री को प्रॉफिट हो। स्टैचूटरी कंपनीज इसलिए बनाई जाती थी कि मतलब जैसे कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया, अब वही हैंडल करते हैं सारे। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स का वही हैंडल करता है। फिर थर्ड बनाई रजिस्टर्ड कंपनीज़। रजिस्टर्ड कंपनीज़ तो कॉमन है, वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। रजिस्टर्ड कंपनीज़ वही है जो कंपनीज़ एक्ट 2013 या अर्लियर एक्ट्स के अंडर बनी हुई है। अब 2013 से पहले जो कंपनी बनी है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कंपनी नहीं है, उससे पहले भी एक्ट्स थे। मेरे शॉर्ट्स में मैंने बताया कि ओरिजिन ऑफ कंपनीज़ एक्ट कहाँ से आया है और कौन कौन से ईयर में एक्ट को इन्होंने चेंज किया, कब कब अमेंड किया। उसके बाद अब रिसेंट जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। बट इंस्पाइट दैट जैसे कहीं बैंकिंग सेक्टर है, अब वो खाली कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो नहीं करते, वो साथ में अपने बैंकिंग एक्ट को फॉलो करते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो साथ में इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।